हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नेट के लाइव आए हुए लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में जो सीखेंगे हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आइडेंटिटी थ्योरम, उसका एप्लीकेशन। क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन 2015 दिसंबर नेट का है, जो कि डायरेक्ट जो है आइडेंटिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन सी, मतलब इस फंक्शन को क्या दिया है, एंटायर फंक्शन दे दिया है, ठीक है ना। देन एफ इज कांस्टेंट इफ द जीरो सेट ऑफ एफ कंटेन्स द सीक्वेंस। बोल क्या रहा फ्रेंड्स कि तब उस केस में अगर एफ एंटायर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो f जो होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। कब होगा वो कंडीशंस दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि f का जीरो सेट, मतलब डोमेन सेट में f का जो f क्या है, c टू c फंक्शन है ना, तो यहाँ पे डोमेन सेट में जो भी मतलब जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज जीरो जाता है उन कॉम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा कर लीजिए, तो वो सेट जो है इनमें से ये जो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है ना, इन सीक्वेंसेस को कंटेन करता है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस होगा, ट्रेन जा रही होगी। सो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपका किसका, आइडेंटिटी थ्योरम का। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसको डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आइडेंटिटी थ्योरम जो है डिस्कस करते हैं। सो आइडेंटिटी थ्योरम होता क्या है, आइडेंटिटी थ्योरम ये बोलता क्या है पहले समझिए। आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है, अल्टीमेट अगर मैं बोलूं तो ये हमने जैसे एक्सटेंशन थ्योरम किया था ना, एक्सटेंशन थ्योरम ऑन लीनियर अलजेब्रा में, जैसे बेसिस पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे, उसी तरीके से ही मतलब ये भी एक एक्सटेंशन है। क्या बोलता क्या है पहले इसको समझना है आपको। बोल क्या रहा है ये कि अगर f कोई फंक्शन है ना, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है c टू c, ठीक, तो जो ये एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको मैं बोल रहा हूं। तो बोलता क्या है कि f जो है कोई फंक्शन है, यहां पे आपको क्या लेना है, f फ्रॉम, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं d2, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे d क्या है, ये जो नोटेशन है ये आपको पता है, ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओपन कनेक्टेड सेट को क्या बोलते हैं आप, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डोमेन अलग है, और अभी जो मैं बोल रहा था डोमेन ऑफ डिफिनीशन, जैसे कॉम्प्लेक्स रियल एनालिसिस में हमने किया है रियल फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालना, तो वो डोमेन अलग है। वो डोमेन क्या होता है, उन x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन जो है डिफाइंड हो, ये ना। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ओपन कनेक्टेड सेट है। एक क्या है, ये ओपन कनेक्टेड सेट, इसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, डोमेन। तो ये फंक्शन क्या बोलता है, ये जो स्टेटमेंट है उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे आपको एक डोमेन लेना है ना, d, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये डोमेन है d, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, यह है क्या, ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ये डोमेन है, ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस डोमेन का एक और सबसेट लीजिए, इस डोमेन में ही एक और सबसेट लेना जिसको मैं नाम दे रहा हूं S, ठीक। अब आते हैं इस आइडेंटिटी थ्योरम का जो एक्चुअल जो स्टेटमेंट है, क्या बोलता है ये कि दो फंक्शंस लेने हैं f और g। f और g दो फंक्शंस हैं, कहां से कहां पे, d टू c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये d क्या है, ओपन कनेक्टेड सेट है या ओपन कनेक्टेड सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है ना। ये जो d मैंने यहाँ पे ग्राफ में बनाया, तो दो फंक्शंस हैं जो कि इस डोमेन में, डोमेन मतलब ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस डोमेन में दोनों फंक्शंस एनालिटिक है। इस पूरे डोमेन का कोई भी पॉइंट मैं लूंगा ना, इस पे ये दोनों फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है ना। मतलब अगर इस सेंस वाइज देखें तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इस डोमेन के फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ऐसे समझ सकते हैं। अब चलिए ये दोनों फंक्शंस, तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर यहां पे इस S पे, ये जो मैंने लिखा है सबसेट है ना जो D का, इस पे अगर ये दोनों फंक्शन जो है ना की वैल्यू सेम है, मतलब fz इक्वल टू gz
फॉर एवरी z बिलोंग्स टू S। ये जो सबसेट है इस डोमेन का, ओपन कनेक्टेड सबसेट का, जो ये खुद एक सबसेट है S। तो अगर S पे ये दोनों फंक्शन की वैल्यूज क्या है, सेम है, और दोनों फंक्शन क्या है इस पूरे डोमेन में क्या है, एनालिटिक है, तो क्या बोलता है कि उस केस में ये जो इक्वलिटी है ना, ये एक्सटेंड हो जाता है इस पूरे डोमेन पे। अब यहां पे इस पूरे डोमेन पे fz दिस इज इक्वल टू gz फॉर एवरी z बिलोंग्स टू D, प्रोवाइडेड इस सेट S में एक सीक्वेंस मिले जिसका लिमिट पॉइंट जो है ना, जिसका लिमिट जो है ना, उस वो क्या हो, इसी D में हो, D के बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दो फंक्शंस लेना f और g, जो कि एक डोमेन D, ये डोमेन क्या है, ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस डोमेन पे डिफाइंड है, और इस डोमेन में क्या है, दोनों फंक्शंस को एनालिटिक होना है। ये चीज याद रखिएगा, इन दोनों फंक्शंस को क्या होना चाहिए, इस D पे जो है, D में जो है एनालिटिक होना चाहिए। ठीक, सच दैट इस D का एक सबसेट मिलता है S, जिसपे ये दोनों फंक्शन की वैल्यूज हर एक पॉइंट पे, इसके अंदर हर एक पॉइंट पे इक्वल है। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि इस सेट S की एक लिमिट पॉइंट मिलेगी, एक लिमिट पॉइंट मिलेगा जो कि इसी D में होगा। कुछ बुक्स में उसी को लिखते हैं कि इस S में एक सीक्वेंस मिलेगी जिसका लिमिट पॉइंट जो है इसी D के अंदर आए। तो ये आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है कि उस केस में ये जो है ना, ये जो कंडीशन है, ये एक्सटेंड हो जाता है पूरे D पे। पूरे D पे मतलब उस केस में ये दोनों फंक्शंस की वैल्यूज हर पॉइंट D के अंदर हर पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा वीडियो को बैक करिएगा, और वहां से अगर आप लिखना चाहते हैं प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। मुझे क्या करना था, प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करना था आइडेंटिटी थ्योरम। सो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को जरा देखें, जो एक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है खुद एक डोमेन होता है। अगर ऐसे आप देखें, ओपन भी है, कनेक्टेड भी होता है। ठीक है, तो यहां पे इस D की जगह वो पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया है C टू C। तो यहां पे अब क्या फंक्शन डिफाइन कर रहा है इस क्वेश्चन में, f फ्रॉम C टू C। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे मैंने वो डोमेन बनाया। अब यहाँ पे, अब छोटे में आप समझिए, वैसे जब भी मैं बताता हूं इस पूरे ग्रीन बोर्ड को बोलता हूं कॉम्प्लेक्स प्लेन है, बट आप यहाँ पे इसको समझिए, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है C। ठीक है ना, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है C। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है f फ्रॉम C टू C। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बोला कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक सबसेट है S। ठीक है ना, और ये सबसेट है क्या, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इस सबसेट S का कोई भी मैं पॉइंट लूंगा ना, उसके करेस्पॉन्डिंग जो इमेज होगी फंक्शन की, वो क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे क्या बोला, f ऑफ z दिस इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू S। ये बोला कि ये जो सेट S है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये देखिए, देन द जीरो सेट ऑफ f, मतलब इस S को मैं जीरो सेट ले रहा हूँ। जीरो सेट मतलब यहाँ का कोई भी पॉइंट लूंगा, उसकी इमेज क्या होगी, 0 पे जाएगा। ये मैंने लिखा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रॉपर अगर आपको लिखना है तो 0 + 0 लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम यही लिखेंगे 0। ठीक है, तो चलिए अब क्या बोल रहा है, उस केस में ये फंक्शन कांस्टेंट होगा अगर ये जो सेट S जो डिफाइन कर रहा है ना, वो क्या करेगा, ये अलग अलग ऑप्शंस में ये 4 सीक्वेंसेस दिया हुआ है। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है क्या फ्रेंड्स, आइडेंटिटी थ्योरम का। तो मैं क्या यहाँ पे एज्यूम करूंगा, अगर आइडेंटिटी थ्योरम लगाना है तो सीधी सी बात है, पहले मैं S पे मुझे एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कि एनालिटिक हो, सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, तभी जाके जो है ये एक्सटेंड हो पाएगा यहाँ पे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अगर जो सेट दिया हुआ है ना S, उसका एक लिमिट पॉइंट मिल जाए, मतलब यहाँ पे इसकी एक लिमिट पॉइंट हो जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लिया है।
तो यहां पे मैं वो जो फंक्शन है g जो मुझे लेना है, सो लेट g z दिस इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 प्लस 0 i फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c। मैंने क्या किया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन डोमेन पे ही ये फंक्शन मैंने एज्यूम किया, जो कि क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, जीरो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मैंने ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी थ्योरम मैं लगा पाऊंगा कैसे, हर एक ऑप्शंस की बात करते हैं। पहले ऑप्शन में मैं आता हूं, यहां पे क्या बोला है, ये जो सेट एस है ना, मैंने जो बनाया इस क्वेश्चन के लिए अलग से, वो क्या करता है, पहले ऑप्शन में ये एक सीक्वेंस कंटेन करता है, सीक्वेंस an, और ये सीक्वेंस है क्या, आप देखेंगे 1/n, मतलब 1, 1/2, 1/3 डॉट डॉट। और इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी फ्रेंड्स, वैसे भी ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसकी जो लिमिट बात करें या लिमिट पॉइंट भी बोले, वो यूनिक होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या है, 0, जो कि इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाता है, ठीक है ना। तो जो आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट था वो देखिए यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर मैं gz को ले लिया 0, ठीक है ना, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फंक्शन gz मैंने इस तरीके से चूज किया सच दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, f ऑफ z दिस इज इक्वल टू gz फॉर एवरी z बिलोंग्स टू s, क्योंकि s को मैंने क्या एज्यूम किया है, वो सेट है इस f के सारे जीरोस का, तो s पे f भी 0 है, और चूंकि g को मैंने एज्यूम कर लिया पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, मतलब ये जीरो मैपिंग ही मैंने इसको एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू 0 होगी, हर एक जो यहाँ पे z लूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि ये जो सीक्वेंस है ना am, ये सीक्वेंस इसी s की है, क्वेश्चन में दिया है ना वही s की है, और इसकी लिमिट पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो आइडेंटिटी थ्योरम से, बाय आइडेंटिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, ये दोनों ये एक्सटेंड हो जाएगा, देखिए किस पे, पूरे डोमेन पे। यहाँ पे पूरे डोमेन की जगह मैं c ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ z दिस इज इक्वल टू g ऑफ z, ठीक है ना, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c, और gz को मैंने क्या एज्यूम किया है, जीरो फंक्शन, तो दिस इज जीरो फंक्शन। सो दैट मींस क्या हुआ कि fz जो है जीरो फंक्शन हो जाएगा आइडेंटिटी थ्योरम से, और जीरो फंक्शन हो गया मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो दैट मींस क्या हुआ कि f की जो ये s में बनाया हूं ना, जीरो सेट अगर ये सीक्वेंस कंटेन करेगा, तो उस केस में इसकी लिमिट पॉइंट आपको c में आ जाएगी आइडेंटिटी थ्योरम से, उस केस में fz जो होगा 0 हो जाएगा थ्रू आउट द डोमेन, मतलब यहाँ पे डोमेन का ले रहा हूँ c, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, मतलब ऑप्शन 1 सही है। प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें, ताकि मैं इधर इरेज करके और ऑप्शंस की बात मैं कर पाऊं, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं इरेज करूंगा। चलिए, ओरिजिनल थ्योरम को अभी छोड़ता हूं मैं, वन बाय वन ऑप्शन वाइज चलते हैं। अब आता हूं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में सब कुछ, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, और ये तो दिया हुआ ही है। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये जो सेट S है वो ये सीक्वेंस कंटेन करता है। अब अगर इस सीक्वेंस की बात बोलूं तो ये सीक्वेंस है क्या, आप देखें n इक्वल टू 1 रखेंगे ये 0, और मतलब ये हो जाएगा 1, 2 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा -1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे -1/4, ठीक है ना, फिर उसी तरीके से एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर ये सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का कन्वर्जेंस की बात हम करेंगे नहीं, पहले हम बात करते हैं क्या कि ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या है, और सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट आपको पता है क्या होता है, उसका हर नेबरहुड इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स, जो सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नहीं उस सीक्वेंस का। तो यहाँ पे सीक्वेंस का पैटर्न अगर आप देखिए, फर्स्ट एलिमेंट जो है मेरा 1, सेकेंड एलिमेंट जो है -12, फिर थर्ड एलिमेंट 1/3, फिर फोर्थ एलिमेंट -1/4 इधर, ठीक है ना, फिर फिफ्थ एलिमेंट इधर आ जाएगा 1/5। तो मैं देख क्या रहा हूं, अगर ये मेरा 0 है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, इस 0 के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसका कोई भी नेबरहुड बनाऊंगा, इस सीक्वेंस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करेंगे। तो अगर इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है 0 है, जो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो अगेन आइडेंटिटी थ्योरम से, क्योंकि ये मेरा जो एजम्पशंस है, ये जो मैं यही दो एजम्पशन हर एक ऑप्शन के लिए लेके चलूंगा,
ये तो दिया हुआ है, ये मैं फंक्शन ले लिया, तो अगेन उस केस में आइडेंटिटी थ्योरम से ये जो कंडीशन होल्ड कर रहा है एस पे तो ये कंडीशन होल्ड कर ही रहा है, तो इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा और वो यहां तक आ जाए। अच्छा चलिए ठीक है, ये हो गया। ऑल्सो मैं प्रॉपर लिखता हूं, एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू जी ऑफ जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू एस। ये तो होगा ही होगा, मैंने ऐसा एज्यूम किया है, ये दिया हुआ है और जी जेड को मैंने तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिया है 0। तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम, अगेन बाई आइडेंटिटी थ्योरम f of z this is equal to g of z this is equal to 0 for every z belongs to c। तो अगेन इस केस में भी अगर ये जो f के 0 वाला सेट है अगर ये सीक्वेंस कंटेन करेगा तो उस केस में आइडेंटिटी थ्योरम से भी मैंने दिखा दिया कि ये फंक्शन जो है 0 फंक्शन होगा। 0 फंक्शन मतलब कांस्टेंट फंक्शन। होपफुली मैं यहाँ तक एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा। प्लीज आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें। अब मैं पूरा इरेज करूंगा फ्रेंड्स 1 by 2। सो होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया होगा। चलिए अब मैं यहाँ तक इरेज करूंगा। ये इंफॉर्मेशन तो हर एक ऑप्शन के लिए रहेगा। आइडेंटिटी थ्योरम भी मैं इरेज करता हूँ। अब एक ही बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि और जो 2 ऑप्शंस है उनको भी हम डिस्कस कर सकें। यहाँ तक क्लियर है? इतना इंफॉर्मेशन तो हर एक ऑप्शन के लिए लेके चलना है। अब अगेन आते हैं जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सीक्वेंस an। ये भी देखिए, ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्या है? 1/2, 1/4, 3 ले लेंगे 1/6, 1/8 डॉट डॉट डॉट। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो कि 0 पे कन्वर्ज करती है और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये जो एजम्पशन है fz इक्वल टू gz, ठीक है ना, फॉर एवरी z बिलोंग्स टू s पे। अब चूंकि ये सीक्वेंस सेट S जो है ये सीक्वेंस कंटेन करता है जिसका लिमिट पॉइंट जो है ना वो C में आता है। सो अगेन बाय आइडेंटिटी थ्योरम, शॉर्ट में लिखूंगा आइडेंटिटी थ्योरम fz दिस इज इक्वल टू gz दिस इज इक्वल टू 0। ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा किसमें? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में फॉर एवरी z बिलोंग्स टू C। तो अगेन जो है इस केस में fz जो है 0 फंक्शन मतलब 0 + 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये सीक्वेंस भी कंटेन करेगा ये s, तो भी उस केस में f जो है कांस्टेंट फंक्शन बन जा रहा है। उसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन में भी हो जाएगा, उसको भी कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोला है? ये जो सीक्वेंस है ना an, क्या बोला है? वो सीक्वेंस an इक्वल टू n अगर 4 डज नॉट डिवाइड्स n, और अगर an दिस इज इक्वल टू 1/n इफ 4 डिवाइड्स n। तो दैट मींस क्या हुआ कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स की बात बोलेंगे, जैसे a1 लीजिए, तो इस 1 को 4 डिवाइड नहीं करता, तो अल्टीमेटली ये n होगा, n मतलब 1। a2 आप लेंगे, अगेन 2 को भी ये 4 डिवाइड नहीं करता है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा? n लिखा है, n इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। a3 ले लेंगे, तभी ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 4 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये an क्या होता है? n, तो a3 क्या हो जाएगा? 3। हाँ, यहाँ पे पहली बार a4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, a4 इस 4 को ये डिवाइड कर रहा है ना 4, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1/n। तो ये सीक्वेंस का जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? 1/4। उस तरह से a5 अगेन 4 जो है 5 को डिवाइड नहीं करता, तो इस डिफिनेशन से ये n होगा an। a6 को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 6। 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 7। 8 को डिवाइड करेगा, तो an। 8 को 4 डिवाइड करेगा 1/n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/8। अब आपको समझ में आ गया? इस तरह से 12 को मेरे ख्याल से डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 1/12। उसी तरीके से 1/16, a16 क्या हो जाएगा? 1/16। तो सीक्वेंस का ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब आता हूं सीक्वेंस का। अब पहले तो यहां से आते हैं फोर्थ ऑप्शन में, जो मेरा ये एजम्पशन है, इसके हिसाब से तो यहां तो क्लियर है कि fz जो है दिस इज इक्वल टू gz फॉर एवरी z बिलोंग्स टू s। ये हो गया। अब आइडेंटिटी थ्योरम लगाना है मुझे, और ध्यान दीजिए f को तो दिया हुआ है थ्रू आउट डोमेन एनालिटिक, और ये जो एज्यूम कर लिया आपने कांस्टेंट फंक्शन, तो ये भी एनालिटिक है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, बीइंग क्या? एनालिटिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी थ्योरम लगाना है, तो ये कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे ये जो सीक्वेंस है ना,
अगर इसके लिमिट पॉइंट की बात करें आप तो ध्यान दीजिएगा, अगेन जो लिमिट पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल ये 0 तो मेरा 1 है, ऐसे देखिए ये a1 है, क्या है 1, फिर a2 2 एंड सो ऑन। तो जब जब जिस n को 4 डिवाइड नहीं करेगा ये दूर जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इधर वालों को अगर देखें तो a4 क्या है, यहां पे मैं आता हूं, ये 1/4 हो गया मेरा, ऐसे फॉर एग्जांपल ये a4 हो गया 1/4, फिर उसके बाद a8 यहीं पे कहीं आ जाएगा, a8 ये क्या है 1/8, और इधर से आप देखेंगे तो सीक्वेंस के एलिमेंट जो है 0 के पास इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब 0 एक लिमिट पॉइंट हो गया इस सीक्वेंस का। और अगर लिमिट पॉइंट हो गया फ्रेंड्स तो ये 0 जो है, ठीक है ना, ये 0 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही मेंबर है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर ये s इस तरह की सीक्वेंस को भी कंटेन करता है तो उस केस में उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 0 है जो कि C में आता है। तो अगेन आइडेंटिटी थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, सो दिस देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम fz this is equal to gz this is equal to 0 for every z belongs to C। तो इस केस में भी ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है, दैट मींस क्या हो गया, ये भी ऑप्शन प्रूव हुआ। सो देखिए इस क्वेश्चन में 4 के 4 चारों के चारों ऑप्शन सही थे। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा आइडेंटिटी थ्योरम पे। आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक डोमेन में लेता हूं D जिसपे दो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है ना, एनालिटिक है। अब यहां पे इस डोमेन का एक सबसेट लेता हूं S, इस S पे अगर ये दोनों फंक्शन एग्री करते हैं, दिस फॉर एवरी z बिलोंग्स टू क्या S, ठीक है। अब मोर ओवर अगर इस S में मुझे एक सीक्वेंस मिल जाए, या मैं यूं बोलूं इस S का एक लिमिट पॉइंट जो है इसी D में हो, दोनों तरीके से मैं बोल सकता हूं, तो उस केस में ये जो इक्वलिटी साइन है ना, या मैं यूं बोलूं ये जो कंडीशन है ये एक्सटेंड हो जाता है पूरे पूरे डोमेन में। तो एक्सटेंड हो जाता है मतलब यही क्या हो जाता है, fz is equal to gz for every z belongs to domain, ठीक है ना। यही एप्लीकेशन, यही जो आइडेंटिटी थ्योरम है यही मैं अप्लाई किया हूं। क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स प्लेन दे दिया है जो कि ओपन कनेक्टेड सेट होता है। अब यहाँ पे ये इसका एक सबसेट है S, क्वेश्चन में दिया है F एनालिटिक है इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और ये जो सबसेट S ले रहा हूं इस C का, ठीक है ना, ये क्या है, F के सारे जीरोस का कलेक्शन। जीरोस का कलेक्शन मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूंगा उसका इमेज 0 पे जाएगा, ठीक। अब चार ऑप्शंस में दे के बोला था कि अगर ये S ये सीक्वेंस ये कंटेन करता है तो किन किन केसेस में f जो होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने जो gz लेना था इसको भी एनालिटिक लेना है, तो जानबूझ के मैंने ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 0 फंक्शन ले लिया, 0 मैप, और fz तो 0 है ही यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों फंक्शन जो है, एक तो f दिया है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक, और gz इस तरीके से चूज किया, ये भी एनालिटिक हो गया। अब हर एक ऑप्शन में कोई भी सीक्वेंस अगर मैं ले रहा था तो उसका लिमिट पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ रहा था, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ रहा था, ठीक है ना। मोर ओवर इस तरीके से मैंने ये g को लिया है कि fz इज इक्वल टू gz होगा इस s पे। आइडेंटिटी थ्योरम से ये जो कंडीशन है fz इज इक्वल टू gz ये एक्सटेंड हो जा रहा था पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, मतलब fz जो है 0 फंक्शन हो जा रहा था, और 0 हो गया मतलब वो क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो होपफुली ये जो आइडेंटिटी थ्योरम का जो एप्लीकेशन था मैंने एक एग्जांपल से लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। नेट में और भी क्वेश्चंस हैं जहां पे आइडेंटिटी थ्योरम्स का भले डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन ना हो लेकिन एक आध ऑप्शन में जरूर यूज हो जाता है, तो उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।